जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। आप सभी कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का दिन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी वह दिन है जिस दिन पुलवामा में अटैक हुआ था। हमारे 40 वीर जवान जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में आज हम लोग थोड़ा सा उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ ही हमें भारतीय होने का गर्व भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार आप लोग भारत माता की जय बोल दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सल्तनत जो वंश चल रहा है, अब उसमें से एक एक वंश के बारे में जानकारी हमें लेनी है। जो हम लोग वंशों के बारे में जानकारी लेना है कि उसमें कौन से शासक हुए, किस क्रम में चले हैं, तो उनको हमें देखना है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया है। तो अब हम एक एक वंश को आगे ले चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार, बस एक बार 1 मिनट के लिए समय निकालकर मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ उसे सब्सक्राइब भी करिए और उसको सब्सक्राइब करवाइए जहाँ तक आप पहुँचा सकें मेरे वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो क्लास नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग जैसे संस्थानों में नहीं जा सकते हैं। कम से कम उनका भी भला हो जाए। इतना आपको गारंटी देता हूँ 100% कि इससे क्वेश्चन आपको बाहर वनडे एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है। जो आपका यूपी SSSC लेवल है, लेखपाल, पुलिस, ये सारे वैकेंसी में आपको काम आने वाला है। तो बस आपसे यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर करिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, उतना सब्सक्राइब करिए। और लाइक्स और जो भी मुझ में दिक्कतें हैं, जो भी मेरे वीडियो में आपको नहीं पसंद आता है या जो क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो ये है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 9वां वीडियो जो आपको मिलने वाला है। आज की क्लास की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। गुलाम वंश को ही हमने कहा था कि इसको दास वंश भी कहते हैं, इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। तो इसका जो सबसे पहला नाम आता है इसमें, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो गोरी आया था, जो मोहम्मद गोरी यहाँ लड़ने आया था, जिसने तराइन का युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसी का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का एक क्या था, दास था। और बहुत ही विश्वासी दास था, मतलब काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था गोरी किस पर, ऐबक पर। और जब गोरी यहाँ से जाने लगा तो उसने यहाँ लाहौर में सत्ता दे दी थी किसके हाथ में, ऐबक के हाथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। और ऐबक की अगर हम बात करें तो यहाँ एक तुर्क जनजाति का था, मतलब यह तुर्क था। मैंने कहा ना कि जितने वंश मिलेंगे उसमें कोई अफगान, कोई तुर्क, कोई खिलजी, कोई इस तरह के कई लोग मिलते हैं। उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक क्या था, तुर्क था। ठीक है ना। देखेंगे इसके बचपन, जो इसका बचपन था, इससे बचपन में निसापुर एक था। निसापुर में एक काजी था जो दास के रूप में इसे खरीद कर लाया था और गोरी को इसने बेच दिया था। निसापुर का एक काजी था जिसने दास के रूप में इसे खरीदा था और गोरी को इसको बेच दिया था। ठीक है ना। और गोरी को बेचने के बाद तो गोरी ने इसको क्या किया था, यहाँ से जाने के बाद लाहौर में इसको शासन सत्ता दे दिया और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। संस्थापक के रूप में देखा जाए, दास वंश का संस्थापक कौन था, ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक एक नहीं था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, अभी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐबक ने दास वंश की स्थापना लाहौर में कर दी थी और उसने राजधानी भी किसको बना दी थी, लाहौर को। तो किसने को भैया राजधानी बनाया था, लाहौर को। ठीक है ना। लेकिन इसकी एक खास बात थी कि यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। मतलब यह सुल्तान, अभी देखेंगे सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश धारण करता है, लेकिन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और उसी से शासन सत्ता अपना चलाया। ठीक है ना। बहुत ही दान देता था यह, इसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति थी, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लाख बख्श इसको कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इतिहास में क्या कहा गया है, लाख बख्श, क्योंकि ये दान देने में बहुत ही आगे था। ठीक है ना। चलिएगा, अब ऐबक ने ही देखिए दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद जो था वो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम,
और अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ना बहुत फेमस है। ऐबक ने इसको क्या कैसे बनवाया था देखिएगा गौर से। चौहान वंश ने ही यहाँ पे क्या किया था, पहले अजमेर में चौहान वंश रहते थे ना, पृथ्वीराज चौहान कहाँ अजमेर में ही तो रहता था। तो चौहान वंश ने यहाँ पे विद्यालय बनवाया था। कौन सा विद्यालय था? संस्कृत विश्वविद्यालय। एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था चौहान वंश ने। और इसी विद्यालय को तोड़कर मस्जिद किसने बनवा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। दोबारा बता दें, चौहान वंश के लोगों ने संस्कृत विद्यालय कहाँ बनवाया था? अजमेर में। और इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया था मस्जिद, वो किसने? ऐबक ने बनवाया था, इसी को तोड़कर। ठीक है ना। तो ये काफ़ी देखो, वैसे आप इतिहास में जब भी जाओगे तुर्क साम्राज्य या मुगल, तो ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने निर्मित जो करवाई हैं यहीं के मजदूरों के माध्यम से, और यहीं पर जो भी बना था उसको तोड़ करके। मतलब आप देखिए जैसे राम मंदिर था, उसको भी तोड़कर बनवाया गया था। कृष्ण जन्मभूमि पर भी तोड़कर बनाया गया था। काशी विश्वनाथ में भी तोड़कर बनाया गया। इसी तरह कई यहाँ तक कि मतलब कुछ अफवाहें हैं कि ताजमहल को भी नीचे वहाँ शिव मंदिर था, उसको तोड़कर बनवाया गया था ताजमहल। तो ये बहुत सारे चर्चा मिलते हैं और ज़्यादातर यही होता था उस टाइम। ज़्यादातर यही होता था कि तोड़ देते थे मंदिरों को या किसी विद्यालय को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा देते थे। तुर्क मुगल ये सब शासक करवा देते थे। ठीक है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थान पे क्या था? पहले संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत विद्यालय चौहान वंश ने बनवाया था उसको। ठीक है ना। ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। लेकिन ध्यान देना, इसने नींव रखी थी और उसके बाद अभी कंप्लीट करने आगे मिलेंगे। इल्तुतमिश ने कुछ बनवाया था, कुछ फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक लास्ट में सबसे 5वीं मंजिल जो था वो बनवाया था। तो इस प्रकार जो है 3 लोगों ने इसको मिलकर बनवाया था। लेकिन नींव की बात करें तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? ऐबक ने। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, क्या कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर था? नहीं। ये इतिहास का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का जो नाम पड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ख्वाजा एक थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पूरा नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था ऐबक ने। ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे उस टाइम के, तो उनके नाम पे ही रख दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम देखेंगे कि 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो आप जानते हैं, घोड़े पे बैठ के जो खेला जाता है, स्टिक से मारा जाता है, उसे चौगान या पोलो कहते हैं। उसको खेलते समय वह गिर गया और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ऐसा कहा जाता है 1210 में चौगान खेलते समय वह गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे लाहौर में क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। तो हमने पढ़ा 1206 से लेके 1210 तक किसका काल पढ़ा हमने भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है ना। आगे देखते हैं 1210 में इसका एक पुत्र था, ऐबक का एक पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद आराम शाह उसका नाम था। क्या नाम था उसका? आराम शाह। वह शासक बना तो, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। इल्तुतमिश कौन था अभी बताएंगे इसके आगे। इल्तुतमिश दास था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, दामाद भी था। और ऐबक का पुत्र जो था ना वो थोड़ा सा दिक्कत, मतलब ये था कि उसको शासन चलाना नहीं आता था। तो 1210 में ही बैठा और वहीं पे हत्या कर दिया इल्तुतमिश ने, जिससे फिर इल्तुतमिश वहाँ पर बैठ जाता है तख्त पर। ये काम चला था। सल्तनत पर अमीरों का प्रभाव था, इसीलिए इन्होंने इल्तुतमिश को राजा बनने का न्योता दिया। अमीर जो देखो उस टाइम ना अमीर होते थे, जो वजीर वगैरह जो उसके महलों में होते थे, वो लोग कुछ जैसे आजकल देखिए मंत्री होते ना, उसी तरह अमीर होते थे पहले वहाँ पे राजा के घर। तो ये जो होते थे, इन्होंने किसको न्योता दिया? इल्तुतमिश को, कि आप आइए, आप राजा बनिए, आप बनने के लायक हैं। फिर उसके बाद बनता है इल्तुतमिश शासक गुलाम वंश का, जो वास्तविक नींव रखने वाला, जिसने दास वंश का वास्तविक नींव रखा था, वह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1210 से लेके 1236 काफ़ी टाइम तक इसने राज किया था। 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो इल्तुतमिश ऐबक का दास था। अभी बताया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और उसका दामाद भी था। मतलब शादी भी अपनी बेटी का इल्तुतमिश से किया था किसने? ऐबक ने। यहाँ जितने लोग देखेंगे ना, अधिकतर लोग दास ही मिलेंगे, इसीलिए इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया? दास वंश। ठीक है ना। इसीलिए तो इल्तुतमिश ऐबक का क्या था? दास भी था और दामाद भी था। लेकिन इल्तुतमिश खलीफा से सुल्तान पद स्वीकार किया था और खिलवत की उपाधि भी दी लिया था। देखो 2 उपाधि, एक तो सुल्तान, दास वंश का प्रथम सुल्तान पद ग्रहण करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और खिलवत नाम की उपाधि जो थी
खलीफा से प्राप्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। फिर इल्तुतमिश ही वही था जिसने लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आया था? दिल्ली। अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था। ठीक है ना। इतिहासकार ईश्वर प्रसाद के अनुसार क्या कहा जाता है? दास वंश का वास्तविक संस्थापक ही कौन था? इल्तुतमिश था। ये याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ये किसने कहा था भैया? इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है ना। इसने एक प्रथा चलवाई थी, उस प्रथा का नाम था इक्ता प्रथा। इसने एक प्रथा चलवाई थी, इक्ता प्रथा, जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, मतलब भूमि को संयोजना, भूमि पर टैक्स लगाना, इस प्रकार की व्यवस्था थी इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा किसने लागू किया था भैया? आपसे अगर पूछे तो इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। इसने 40 सरदारों का एक दल बनाया था भैया। 40 सरदार मतलब 40 लोगों का एक समूह जो बनाया था, उसको कहा जाता था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी 40 सरदारों का एक दल बनाया था। अरे ये वही तुर्कान ए चिहलगानी जिसका अंत किया था बलबन ने। जिसका अंत किसने कर दिया था? बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। 40 सरदार थे, एक समूह में रहते थे और यही शासन सत्ता में राजा का मदद करते थे। इनका पूरा नाम क्या पड़ता था? तुर्कान ए चिहलगानी। 40 सरदारों का समूह। ठीक है ना। फिर देखेंगे, इसने इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। अरबी भाषा में शुद्ध सिक्के चलवाए थे। जैसे टका सिक्का को क्या कहते? चांदी का सिक्का था। जो टका चलवाया था वो चांदी का सिक्का था। जीतल का जो सिक्का था वो तांबे का सिक्का था। जीतल का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का। और टका का सिक्का क्या कहलाता था? चांदी का। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था पूरा। देखो, कुतुब मीनार इसने बनवाया जरूर था, लेकिन ऊपर वाला टूट जाता है कुछ दिन बाद, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट कराया था, ये याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार को निर्माण के किसने पूरा करवाया था भैया? इल्तुतमिश ने। इसी के समय मंगोल शासक चंगेज खान का भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण हुआ। मंगोली था ना चंगेज खां। चंगेज खां का नाम बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। गले में, अपने गले में वो मुंडों की मालाओं को पहनता था। चंगेज खान बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी था और क्रूर था। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये जहाँ चलता था खून की नदियाँ वहाँ बहती रहती थी। ये था चंगेज खान। और चंगेज खान किसके समय आक्रमण हुआ था? इसी के टाइम, इल्तुतमिश के टाइम, उत्तर पश्चिमी सीमा पर। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हम देखेंगे इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुकमुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। बहुत सही बैठा, ठीक है। लेकिन अमीरों को यह पसंद नहीं था। मतलब बना तो था, अमीर इसका सहयोग किए थे कहाँ बन जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अयोग्य था। ये पुत्र ठीक इसका नहीं था, यह अयोग्य घोषित हुआ। और इसी की एक बेटी थी, इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया। जिसका क्या नाम था? रजिया। ये इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। रजिया का जो स्वभाव था वो एकदम राजा की तरह दिखता था। वो पहले से ही शासन सत्ता में काफ़ी रुचि रखती थी, जिससे इल्तुतमिश को लगा कि मेरे मरने के बाद रजिया ही इस राज्य को अच्छे से संभाल पाएगी। और रजिया को ही इल्तुतमिश ने क्या घोषित कर दिया था भैया? सुल्तान घोषित कर दिया था। अपनी पुत्री को ही शासक घोषित कर दिया था। तो सल्तनत काल में एकमात्र महिला जिसने शासन किया था उसका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की कहानी कल से हम देखेंगे। कल इसको हम पढ़ेंगे 1236 से लेके 1240 तक, यहाँ तक है। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो वो भी बता दीजिएगा। और मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बस यही आपसे मांगता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट्स आप ज़रूर बना रहे होंगे। ये आपको 100% काम आने वाला है वनडे एग्ज़ाम में। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।